वेलकम फ्रेंड्स। मैंने इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हुआ था जिसमें कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे होता था। तो आज उसी वीडियो सीरीज का मैं पांचवा और आखिरी वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन? धारणीय या सतत कृषि का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है यूज ऑफ लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। भूमि का ऐसा प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। तो धारणीय कृषि में क्या करते हैं हम? इस प्रकार की कृषि करते हैं जो कि अलग अलग हो सकता है, मिक्स क्रॉपिंग हो गया या फिर फॉरेस्ट्री के साथ करते हैं। तो उससे जो है लैंड यानी कि भूमि की क्वालिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। वही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंक्लूजन ऑफ डीडीटी इन द इकोसिस्टम इन विच एनिमल इट वुड पॉसिबली डिस्प्ले इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। तो ये डीडीटी का फुल फॉर्म होता है जो कि एक पेस्टिसाइड होता है, कीटनाशक होता है जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो जब ये यूज होता है तो उससे किस एक एनिमल को नुकसान होगा, जो उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन दिखेगा, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है स्नेक। सांप में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन दिखेगा डीडीटी के यूज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज सस्टेनेबल ऑस्टेरिटी हुज स्लोगन इज दिस। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किसका नारा है? तो ये जो नारा था चिपको आंदोलन में दिया गया था, चिपको मूवमेंट में दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिवेंट्स बायोथेफ्ट एंड कंजर्व्स नेटिव एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण कौन करता है? इसका राइट आंसर है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो ये एक भारत का अथॉरिटी है जो कि बायोथेफ्ट यानी कि जैव चोरी को रोकता है और जो हमारे देसी परंपरागत संसाधन है उनकी संरक्षण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट हुज रिकमेंडेशन इंटेलेक्चुअल property rights related to genetic biological resources cannot be applied। किसकी अनुशंसा के बिना अनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर भी हो जाता है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। तो जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है उसकी अनुमति के बाद ही कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है या फिर जीआई होता है, उन सब के लिए आवेदन कर सकता है इसके परमिशन के बाद ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। भारत में जैव विविधता के तप्ती स्थल हॉटस्पॉट कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। इसका राइट आंसर है ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, पूर्वी हिमालय और जो पश्चिमी घाट है भारत के जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द कार्टेजेनम प्रोटोकॉल ऑफ बायोसिक्योरिटी। जैव सुरक्षा का कार्टेजेनम प्रोटोकॉल कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है? तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक करंट अफेयर्स भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका अब नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रामसर कॉन्फ्रेंस वॉज रिलेटेड टू हुज पेट्रोनेज। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित था? इसका राइट आंसर है वेटलैंड, आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ही रामसर सम्मेलन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड। वेटलैंड डे दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है विश्व भर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर वेटलैंड इज मोर कंपेयर टू अदर स्टेट्स? आर्द्र भूमि के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में कहाँ अधिक है? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में जो वेटलैंड है वो बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर कोरल ब्लीचिंग? प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? तो जो कोरल रीफ होता है उसमें आजकल ब्लीचिंग हो रहा है जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका आपको कारक बताना है कि किसके कारण ये हो रहा है कोरल ब्लीचिंग। इसका राइट आंसर है इंक्रीज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि के कारण जो कोरल ब्लीचिंग है वो अब हो रहा है। प्रवाल विरंजन इसका एक रिजल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इस्टेब्लिश्ड? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है जो WWF है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1961। 1961 में WWF की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच द ग्लोबल 500 अवार्ड गिवन? ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला जा रहा है एरिड जोन यानी कि शुष्क क्षेत्र। तो भारत के किस राज्य में शुष्क क्षेत्र ज्यादा है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, तो वो है राजस्थान में। तो राजस्थान के जोधपुर में जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉलिसिस्ट जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है इकोटोन। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब दो भिन्न समुदाय मिलते हैं तो उसका जो संक्रांति क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन ए स्पीसीज बी कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन इट हैज नॉट बीन सीन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? इस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने समय से नहीं देखा गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कुछ कुछ जो एनिमल हैं वो अब इंस्टिंक्ट हो गए हैं, जैसे कि चीता हो गया। तो इसका राइट आंसर है 50 वर्ष से फॉर 50 ईयर्स। तो जब उसके नेचुरल हैबिटेट में कोई जानवर 50 साल से नहीं दिखाई देता है तो उसे इंस्टिंक्ट माना जाता है, यानी कि विलुप्त माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट टुमारोस बायोडायवर्सिटी? टुमारोस बायोडायवर्सिटी किसने लिखा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पिछले साल CGPSC प्री में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बुक का ही ऑथर पूछा गया था, तो ये इंडिया के ऑथर का बुक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है वंदना शिवा। वंदना शिवा ने टुमारोस बायोडायवर्सिटी लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian scientist is considered as father of economic ecology by UNEP? कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभियंत है? तो इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन। तो इनका नाम आपने सुना होगा, ये कृषि के लिए प्रसिद्ध है, कृषि के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है, तो उसी के लिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का एक पदवी मिला हुआ है यूनेप द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज द बोरलॉग अवार्ड गिवन? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आप जानते होंगे, नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा। ये ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर ऑब्वियस हो जाता है एग्रीकल्चर, कृषि। तो कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the worst daily use of matter which is not destroyed by bacteria and takes a long time to decay? व्यापक दैनिक उपयोग की वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती तथा क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक।
आप जानते ही होंगे प्लास्टिक जो है इजिली जो है नष्ट नहीं होता है और डिके होने में इसे बहुत ज्यादा समय लगता है, जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेट्रोलॉजिकल डिस्पैच विच इज यूज्ड टू फिल द बलून्स। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा गैस है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है हीलियम। तो हीलियम गैस जो है बलून में भरा जाता है मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लाइंग फॉक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है बैट, चमगादड़। तो उड्डयन वल्गुल भारतीय कॉन्टेक्स्ट में एक चमगादड़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जेनेवा। तो जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस लीक अकर्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस ऑन 2 and 3 दिसंबर 1984। 2-3 दिसंबर में घटित भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको दो चीज याद रखना है कि यह कब घटित हुई थी। तो ये जो है 2 दिसंबर के रात को और 3 दिसंबर यानी कि लगभग रात के 12 बजे के आसपास यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। तो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था वो आपको बताना है, लीक हुआ था। तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको MIC भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका वहां लीक हुआ था जो कि बहुत नुकसानदायक था। बहुत लोगों की जानें चली गई थी इस दुर्घटना में। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेजिटेशन फाउंड ऑन अर्थ इज एलिमिनेटेड विच गैस विल बी लैकिंग। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाएंगी तो किस गैस की कमी होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो अगर सभी जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे तो पृथ्वी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब इतना था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर या टॉपिक जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वर्ड है, और राइट में उनके जो फाउंडर हैं या उस वर्ड को कौन दिया था ये आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ब्रंटलैंड है। इकोलॉजी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोलॉजी के जो वर्ड है उसको अर्नेस्ट हेकल दिए थे और इकोसिस्टम है उसको आर्थर टांसले। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इकोलॉजी है तो अर्नेस्ट हेकल और इकोसिस्टम है तो आर्थर टांसले। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है। और फादर ऑफ इकोसिस्टम जो है यूजिन ओडम है। तो ये जो तीनों है आपको सेपरेटली याद रखना है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद नीस है तो नीस का है ग्रीनेल। उसके बाद यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी के है लिंडेमैन। उसके बाद हॉटस्पॉट के है नॉर्मन मायर्स। होप स्पॉट के है सिविलिया अर्ल। और जो बायोडाइवर्सिटी है उस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो वो है रोजन। फिर उसके बाद फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एडवर्ड वो विल्सन। तो यहाँ पे भी आपको दोनों में याद रखना है कि अगर वर्ड पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी तो उसका है रोजन और फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एडवर्ड ओ विल्सन। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के हैं जोसेफ फोरियर और एसिड रेन के हैं रॉबर्ट एग्नस स्मिथ। और ओजोन होल जो कि डिफ्लेशन हुआ है उसको किसने खोजा था? तो उसके हैं जो फारमेंट। तो ये आपको याद रखना है। तो इंग्लिश में आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इकोलॉजी, इकोसिस्टम और फादर ऑफ इकोसिस्टम, इन सब में सेम चीज मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र में और परिस्थिति का पिता में। तो ये सबको आपको याद रखना है और बेटर हो आप इंग्लिश में याद रखें। तो ये था। और भी आपको इन्वायरमेंट के जो है मैं वीडियो पहले ला चुका हूँ SCF के लिए,
जिसमें कि आपको मैंने इम्पोर्टेंट डेट और यूएन के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस हुए थे उन सब के बारे में, तो उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और इन सब का एक मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो मेरे चैनल में जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं देने का ट्राई करूंगा। तो ये था वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और वीडियो सीरीज यही खत्म होता है एनवायरनमेंट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।